अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अदनान खान ने कराची से। इंस्पेक्टर आरिफ, जिनकी जिंदगी के कई ऐसे वाकयात हैं कि जब कोई जुर्म हुआ और उस जुर्म को, जिस मुजरिम ने वो जुर्म किया था, उसको पकड़ने के लिए क्या क्या दाव पेज लगाने पड़े, कैसे कैसे सबूत इकट्ठे करने पड़े कि वो मुश्किल केस कितनी कभी कभी आसानी से हल हो गया और कभी कितनी मुश्किल से हल हुआ। वहीं एक ऐसा केस भी उनकी जिंदगी में आया जो कहते हैं मैं कभी भी उसको भुला नहीं सकता। पुलिस का ताल्लुक हमेशा मुजरिम से होता है, चोर से होता है। जिन, भूत, चुड़ैल, जब कभी पुलिस का इससे पाला पड़ता है तो यकीनन वो वर्दी पहने हुए हकीकत में तो एक इंसान ही है जो अपने कंधों पे उस वर्दी को सजा लेता है। तो फिर एक फर्ज शनासी के लिए वो सब कुछ कर गुजरता है जो उसके ऊपर लाजिम होता है। लेकिन जहां पे बात जिन, भूत, चुड़ैल, बदरूह की आती है तो वहां पे वो भी इंसान है, वो भी घबरा जाते हैं। वाकया कुछ यूं है, इब्राहिम, जिसके वालिदैन इंतहाई गरीब थे, लेकिन उस बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक था। उसको सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया गया और बेइंतहा शौक होने की वजह से वो बहुत अच्छे नंबर लेता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ ही अरसे बाद उसके वालिदैन इस दुनिया से चल बसे। वो मासूम जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था, किसी बात की समझ बूझ नहीं रखता था कि उसके सर से वालिदैन का साया उठ चुका है। वो इस बात से भी नावाकिफ था। तो खुदा ने उसके लिए उसकी खाला को आगे भेजा। खाला ने इब्राहिम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और यूं अपने बच्चों के साथ उसी तरह पढ़ाया लिखाया, उसी तरह उसका ख्याल रखा खाला जैसे अपने बच्चों के लिए करती थी। उसने कभी इब्राहिम को ये फर्क नहीं होने दिया कि वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि वो इब्राहिम को ज्यादा प्यार करती और अपने बच्चों को कम प्यार करती। इब्राहिम को डांटती नहीं थी, अपने बच्चों को फिर भी डांट देती थी कि ये यतीम है, कभी इसको ये एहसास ना हो मेरे माँ बाप नहीं हैं और खाला मुझे पाल रही है, खाला मुझे डांटती है। इसी वजह से वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लेता गया, यहां तक कि उसने कॉलेज और उसके बाद वो बच्चा इस हद तक अक्लमंद हो गया कि कॉलेज से वापस आने के बाद अपने लिए तालीम के अखराजात बर्दाश्त कर सके, इसलिए वो नौकरी करना शुरू हो गया। दिन को वो कॉलेज जाकर पढ़ाई करता और वापस आकर वो अपने लिए पैसों का बंदोबस्त करता उस नौकरी के जरिए कि वो अपने तालीम के अखराजात बर्दाश्त कर सके। यूं उसने यूनिवर्सिटी से आला तालीम मुकम्मल की और उस तालीम की बुनियाद पे उसको बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब खाला को फिक्र थी उसकी शादी की जाए और यूं उसके लिए एक लड़की का इंतखाब किया गया। जब उसे रिश्ता दिखाया गया तो उसने कहा, आपने मुझे मां बन के और बाप बन के पाला है, सो आप मेरे लिए जो बेहतर फैसला करेंगी मैं वही अपने लिए बेहतर समझूंगा। अगर आपको वो लड़की पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो एक ऐसा फर्माबरदार लड़का था जिसने बगैर देखे खाला की पसंद रुखसाना को अपनी बीवी बना लिया। यूं एक धूमधाम से शादी हुई और वो रुखसाना को ब्याह कर घर ले आए। अब वो कमा रहा था, बरसरे रोजगार था, शादीशुदा हो चुका था। अब वो चाहता था मजीद खाला पे बोझ ना बने, बल्कि खाला की सपोर्ट भी करता रहे और अपना मकान
बेशक वो किराए का क्यों ना हो, वो खरीद ले और किराए पर ले ले। खाला ने वाकई उसका साथ दिया था। उसके दिए हुए पैसे जहां खर्च होते वहां उसमें से कुछ बचाती भी रही, उसने कुछ खुद भी जमा कर लिया और यूं उसके पास इतना पैसे आ गए कि अब वो अपना घर खरीद सकता था। एक आलीशान मकान तो नहीं, लेकिन एक दरमियाना मकान। रुखसाना एक बहुत अच्छी बीवी थी। खाला ने जहां इब्राहिम की परवरिश इस तरह की थी कि तालीम के साथ साथ वो 5 वक्त का नमाजी भी था, मुख्तलिफ तस्बीहात भी करता था। और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वहीं एक ऐसे प्रोफेसर साहब ने उसको अपना बेटों की तरह प्यार दिया था। यूं समझिए बेटा ही बना लिया था। वो जानते थे कि इसको खाला ने पाला है, इसके मां बाप नहीं हैं। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते, उसको बेटे की तरह ट्रीट करते। वहीं पे उन्होंने उसको कुछ वज़ाइफ भी बताए थे। वो अपना आप किसी के सामने जाहिर नहीं करते थे। बज़ाहिर तालिब इल्मों के सामने वो एक प्रोफेसर थे जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन हकीकत में वो रूहानियत से भी वाबस्ता थे। रूहानियत में एक ऐसा मकाम हासिल कर चुके थे जो खुशनसीब लोगों को मिलता है। वहीं पे उन्होंने जिसको अपना बेटा बनाया था उसी इब्राहिम को कुछ वज़ाइफ भी सिखा दिए कि ये भी करना शुरू कर दो। अक्सर वो रात को सोने से पहले मुसल्ला बिछा के जहां नमाज पढ़ता तो वहीं पे बैठ के मुख्तलिफ वज़ाइफ करता। जो भी रूहानियत के एक खास मकाम पे पहुंच जाता है, मरने से पहले उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो अपना इल्म किसी ऐसे इंसान के अंदर ट्रांसफर कर जाए जो उसका अहल हो, जो उस इल्म को संभाल सके। क्या होता है ऐसा इल्म जिसको हर बंदा नहीं संभाल सकता? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बड़े बड़े राज जो दुनिया के सामने छुपे हुए हैं, वो उस रूहानी शख्स के सामने अयां कर दिए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े राज उसको बता दिए जाते हैं। अगर वो राज दुनिया को बता दे तो दुनिया मानेगी नहीं, और दूसरा क्योंकि उसने वो राज फाश कर दिए, उससे रूहानियत ले ली जाती है। तो इसलिए वो हमेशा अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन बहुत सा इल्म उनको आता है। अल्लाह ताला इतना उनको अता कर देते हैं कि गैब का इल्म भी उनको होता है। वैसे गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। गैब के इल्म से मुराद कि बहुत सारी चीजें उनको इल्हाम हो जाती हैं, कशफ हो जाता है। यूं वो अपना इल्म इब्राहिम में शिफ्ट करना शुरू हो गए थे। उन्हीं दिनों मकान ढूंढते ढूंढते जहां पे रुखसाना भी एक 5 वक्त की नमाजी, इंतहाई नेक सीरत, खूबसूरत बीवी साबित हुई थी, वो एक बेहतरीन शादीशुदा कपल कहलाते थे। उन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। दोनों बेइंतहा एक दूसरे की इज्जत करने के साथ साथ एक दूसरे से प्यार भी करते थे, एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। मकान ढूंढते ढूंढते इब्राहिम को एक ऐसे मकान के बारे में पता चला जो मालिक मकान को पैसों की अशद जरूरत थी, और उसका कहना यह था कि अगर कोई मुझे कैश पूरी पेमेंट कर दे तो मैं मकान सस्ता देने को तैयार हूं। जिस दोस्त ने उस मकान के बारे में बताया था तो उसने इब्राहिम से कहा था जितनी जल्दी हो सके ये मकान खरीद लो। मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है काफी बड़ा मकान है। 4 कमरे नीचे बने हैं और 1 कमरा ऊपर भी बना है। 2 मंजिला मकान है। ऊपर वाला तो ऐसे छोड़ दिया गया है, खास कमरा नहीं है, लेकिन नीचे वाले 4 कमरों में से 3 कमरे तो शानदार हैं, एक सुना है ऐसे बंद सा पड़ा हुआ है। इब्राहिम ने मालिक मकान से मुलाकात की और उससे जब उस मकान के बारे में कहा और उसने जो आगे से कीमत बताई वो ऐसी रकम थी जो इब्राहिम आसानी से अदा कर सकता था। और एक घर जो 4 कमरे नीचे और 1 कमरा ऊपर बना हो, चाहे पुराना सही है तो अपना, वक्त के साथ साथ इंसान तोड़ता जाता है, कमरों को बनाता जाता है, घर को वक्त के साथ साथ खूबसूरत कर लेता है, लेकिन ये एहसास कि मेरा अपना घर है, ये कमाल एहसास होता है। यूं बगैर देखे ही
इब्राहिम ने वो मकान खरीद लिया। देखा तो सही, ये तो नहीं होता कि कोई बगैर देखे खरीद लेता है, ये नहीं। जिस तरह वो बीवी को लेके जाता है, इंसान पूरी फैमिली को देके जाता है, अच्छी तरीके देखा वाला जाता है। वो इसलिए सरसरी तो उसने देख लिया, गली में जाके देख लिया, दरवाजा खोल के वो सहन में भी गया, 2 कमरों में भी गया, ऊपर भी गया, लेकिन मालिक मकान को काफी लोग शायद राब्ता कर रहे थे। उसने इब्राहिम को बता दिया था कि क्योंकि कीमत कम है, मुझे फौरी पैसों की जरूरत है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो एक और पार्टी फौरी तौर पे मेरा इंतजार करिए, जल्दी कीजिए, मैंने उनको दिखाना है। यूं इब्राहिम ने सोचा कि कहीं यह मकान वाकई हाथ से ना निकल जाए। मकान तो बहुत बड़ा था। उसने वो मकान तय कर लिया, पैसों का लेन देन हुआ, और यूं उस मकान की चाबियां और कागजात जो भी बनने थे वो इब्राहिम के नाम पे ट्रांसफर हो गए, चाबियां उसको दे दी गई। जब वो घर पहुंचा, उसने ये खुशखबरी अपनी बीवी और उससे भी पहले खाला को सुनाई, तो वो लोग हैरान रह गए कि वाकई घर मिल भी चुका है, क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहता था। और यूं खाला ने उसे कहा, मैं घर बाद में देखूंगी, पहले तुम लोग जाओ, अपने घर को सेट करो, पूरा घर बना लो, उसके अंदर हर चीज मौजूद हो। मैं खाली घर नहीं देखूंगी, मैं अपने बेटे इब्राहिम का घर उस वक्त आके देखूंगी जहां हर चीज जहां पे होनी चाहिए वहां मौजूद होगी, तो मुझे खुशी होगी कि मेरा बेटा इब्राहिम आज अपने घर में शिफ्ट हो गया। तो कहा, खाला मैं बेचैन हूं, आप मेरी मां हैं, क्या आप मेरे घर को देखें? तो मैं कल क्यों जाऊं, हम आज ही जाएंगे, आज से ही सफाई शुरू करके जितनी जल्दी हो सके उस घर को मुकम्मल कर देंगे, ताकि आप जल्दी से आएं और उस घर को देख लें। मियां बीवी ने सामान बांधा, जो जरूरी सामान था। वो लोग उस गली के अंदर पहुंच गए। सामान बांधते निकलते रात हो गई थी। उस गली के अंदर रोशनी तो हर जगह पे मौजूद थी, लेकिन सब अपने घरों में मौजूद थे। और ये एक ऐसी जगह पे बना हुआ मकान था जहां पे एक साइड पे खाली काफी बड़ा प्लाट था, उस खाली प्लाट के साथ ये घर था। एक साइड पे खाली प्लाट और इस घर की दूसरी साइड पे एक और घर बना हुआ था। गली के अंदर एक ऐसा घर जहां पे सिर्फ एक बड़ा सा खाली प्लाट, जहां पे लोग कचरा फेंक देते थे, और उसके साथ बना हुआ ये घर। रुखसाना खुश थी, आज उसका अपना घर जिसके अंदर वो दाखिल होने लगी थी। उस घर को खोला गया, और जैसे ही उस घर को खोला गया वो दोनों उस घर के अंदर दाखिल हुए। वो एक बड़ा सा सहन, उस सहन से गुजर के जब वो आगे बरामदे में पहुंचे तो एक काफी बड़ा खुला सा बरामदा भी बना हुआ था। रुखसाना का तो दिल खुश हो गया सहन और बरामदा को देख के कि कमरे जैसे भी हो, इतना बड़ा घर है, वक्त के साथ हम बना लेंगे। आगे जब वो बढ़े तो 2 कमरे एक साइड पे बने हुए थे और एक छोटी सी राहदारी टाइप बनी हुई थी, उससे गुजर के जाते तो 2 कमरे पीछे थे। जो पीछे वाले 2 कमरे बने हुए थे उसके साथ ही सीढ़ी भी थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। वो सीढ़ी जो चौथा कमरा बना हुआ था उसके साथ अटैच थी। मालिक मकान ने हर कमरे के साथ अटैच बाथ बनाया था, यानी अलग से कोई बाथरूम नहीं था, हर कमरे के साथ बाथरूम था। और एक बाथरूम मेहमानों के लिए शुरू शुरू में भी बना दिया गया था, और एक चौथा, पांचवा, बल्कि एक तो 4 तो कमरों के साथ था, नहीं 3 कमरों के साथ अटैच बाथ था। जो चौथा कमरा था उसके साथ अटैच बाथ नहीं था। मालिक मकान ने बता दिया था कि हमने काट कबाड़ फेंका हुआ था, वो बंद पड़ा हुआ, इस्तेमाल ही नहीं था। उसके साथ सीढ़ी का रास्ता ऊपर जाता था। सीढ़ी के नीचे भी एक बाथरूम बनाया गया था जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, मुस्तकिल बंद ही पड़ा रहता था, उसके अंदर भी काट कबाड़ पड़ा हुआ था। 3 कमरे अटैच बाथ थे। चौथा बाथरूम अलग एक बनाया गया था कि अगर कोई बाहर का मेहमान आ जाए, कमरे में ना जाना चाहे, तो वो बाहर ही इस्तेमाल कर ले सहन में। अभी वो ऊपर तो ना जा सके, रात थी। जैसे कैसे वो रात उन्होंने किस तरह गुजारी कि फिलहाल एक कमरे को जाके उसके जाले और इतनी सफाई कर ली कि वो नीचे फर्श पे चटाइयां बिछाकर सो सके। उस रात चारपाइयां तो नहीं ला सके थे।
उनकी ख्वाहिश थी कि अगले दिन ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टियां लेके उस घर के लिए जितना भी सामान था वो खरीदते जाएंगे, नया भी पुराना भी, और वहां पे डालते जाएंगे, घर को बनाते जाएंगे। उस रात जब वो दोनों मियां भी उस कमरे में नीचे सो रहे थे तो इब्राहिम उस कमरे की छत को तकता हुआ यही सोच रहा था, मां बाप आज होते कितना खुश होते। और रुखसाना साथ लेटी ये सोच रही थी, शादी भी हो गई, प्यार करने वाला शौहर भी मिल गया, आज पहला दिन है इस खुशी का, इस एहसास का कि मेरा अपना घर है, मैं अपने घर की छत के नीचे सोई हूं। कब दोनों को नींद आ गई। सुबह उठे तो पता चला कि घर तो कई महीनों से या शायद सालों से बंद है। जिस कमरे को उन्होंने साफ कर दिया था वो तो मट्टी मट्टी था, वो तो रात के टाइम आए थे, बस जैसे कैसे थके हुए थे, सो गए। अब उस घर को पहले तो साफ करने की जरूरत थी। उन्हें पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके साफ किया। 3 कमरे, 2 शुरू के कमरे तो उन्होंने बेहतरीन चमका दिए। उसके बाद पीछे वाले जब दोनों कमरों की तरफ वो गए तो एक कमरा तो बिल्कुल बंद पड़ा था, जो चौथा कमरा था जिसके साथ बिल्कुल सीढ़ी थी, उसके अंदर काट कबाड़ पड़ा हुआ था। रुखसाना बोली, अभी हमें 4 कमरों की तो जरूरत भी नहीं है, हमारे लिए तो 2 बहुत है, चले एक तीसरा एहतियातन साफ कर देते हैं, इसको आहिस्ता सेट करेंगे, वैसे ये भी अभी जरूरत नहीं है। इब्राहिम बोला, हाँ मेरे ख्याल में अभी इसको रहने देते हैं, इन 2 को सेट करते हैं, इसके अंदर सामान वगैरह डालते हैं, ऊपर वाला भी देखते हैं। ऊपर वाला भी गए तो वो कमरा बना तो दिया गया था, लेकिन शायद उसको सही तरीके मुकम्मल नहीं किया गया था, यानी उसके ऊपर जो प्लस्तर होना चाहिए था अंदर वाली साइड से, उसको प्लस्तर भी नहीं किया गया था। नीचे वाले 4 कमरे प्लस्तर वाले थे, ऊपर वाला बाहर से तो प्लस्तर था, अंदर से प्लस्तर भी नहीं था, अधूरा कह लीजिए। इब्राहिम ने कहा, क्योंकि ऊपर वाला भी प्लस्तर होने वाला है, इसको वक्त के साथ ठीक करेंगे, फिर तीसरा एक ठीक कर लेते हैं। कोई आ गया रहने के लिए, खाला आ गई, कोई बाकी बहन भाई आ गए, तो उन्होंने तीसरे कमरे को भी सेट कर दिया। चौथा उन्होंने खोला, लेकिन खोलते ही उन्होंने कहा, नहीं भाई इसको तो बंद ही रहने दो, काट कबाड़ पड़ा हुआ था, मट्टी मट्टी था, शायद जो मालिक मकान रहता रहा था उसने ये बात भी बताई थी कि कई किराएदार भी यहां पे रहते रहे, लेकिन अब इस घर को बेचना चाहता है। तो तीसरा कमरा भी लोग शायद इस्तेमाल में ले आते थे, चौथा कमरा तो किसने इस्तेमाल में लाया ही नहीं था, शायद जब से बना था वो बंद ही पड़ा था, सिर्फ काट कबाड़ फेंक देते थे। और उसके साथ एक बाथरूम जो सीढ़ी के नीचे बना हुआ था, वो भी उसका दरवाजा इतना जंग आलूद हो गया था कि उसको खोलना भी मुश्किल था, वो खुलता ही नहीं था। उन्होंने खोलने की कोशिश की, उन्होंने कहा क्या करना है इसको खोल के, इसकी जरूरत भी नहीं है, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब घर 3 कमरे सेट हो चुके थे। सेट से मुराद उनकी सफाई हो चुकी थी, अब उनके अंदर सामान तो नहीं भरा गया था। 3 कमरों के अंदर मुकम्मल सामान भरने पे उनको टाइम लगता, आज घर की सिर्फ सफाई हुई थी। और दोनों मियां बीवी आज अपने घर में सोने के लिए लेट चुके थे। घर में खाना नहीं बनाया गया था, अभी किचन को एक्टिव नहीं किया गया था, अभी सिर्फ सफाइयां जारी थीं। ये रात का 1 बजे का टाइम होगा। रुखसाना की आंख खुली। वो गहरी नींद सो चुकी थी, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मैं नींद से जागी क्यों हूं, मेरी आंख क्यों खुली है, क्या हुआ है। उसको ऐसा महसूस हुआ है, सर्दियां शुरू हो चुकी थी, कि दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है। इस एहसास के साथ कि कोई मौजूद है, उसने कहा, क्या मैं इब्राहिम को जगा दूं? लेकिन एकदम से क्या पता कोई बिल्ली हो। कुछ देर सोचती रही, आवाज की मुंतजर रही, लेकिन बाहर से कोई आवाज ना आई। उसने कहा शायद मेरा वहम है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद सो गई। एक आम सी बात थी, नया नया घर था, नई नई जगह थी, और इंसान
नए घर को सेट करते, उसमें सोते। वो घर जो स्पेशली धूल मट्टी से अटका हो, तो वो घर जो कई महीनों या सालों से बंद हो, आप उसको साफ करके रिहाइश के काबिल बना रहे हों, उसमें वैसे भी 3-4 दिन नींद नहीं आती। ऐसा ही हुआ। उससे अगली रात भी दोनों मियाँ बीवी तो सो गए। 12 या 1 बजे का टाइम फिर से उसकी आंख खुल गई। कमरे के अंदर एक छोटा 0 का बल्ब जल रहा था। एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, मैं कल भी जाग गई थी और कल मुझे महसूस हुआ था कमरे के बाहर कोई मौजूद है, लेकिन कुछ देर गौर करने पे भी कोई आवाज नहीं आई थी, तो मैं सो गई थी। तो आज क्यों जागी हूं? शायद इसलिए कि नया घर है, नए घर में कहां नींद आती है। मैं भी पागल हूं, पगली हूं, सो जाओ, अपने आप से मुखातिब हुई। आंखें बंद ही करने लगी थी कि कानों ने एक आवाज को सुना, किसी के कदमों की आहट को। कोई चल रहा था और बहुत ज्यादा धीमी आवाज में उसके कानों में एक ऐसी क्लियर आवाज आई जैसे किसी ने पांव के अंदर पायल पहन रखी हो, और उसी पायल की छन 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 की आवाज उसके कानों में आई। वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए उस आवाज को, जो बहुत ही धीमी थी, वो सुन रही थी। तो फिर उसने अपने आप से पूछा, ये आवाज कैसी आवाज है? क्या घर के बाहर कोई मौजूद है? लेकिन यह आवाज तो बहुत दूर से आ रही है, बहुत धीमी आवाज है। रात की इस खामोशी में, वो भी जब सर्दियों की रात होती है, पंखे, कोई भी आवाज, शोर पैदा करने वाली आवाज नहीं आ रही होती। गर्मियों में फिर भी किसी के घर पे कूलर चल रहा होता है, कोई पंखा चल रहा होता है, शोर आता है। सर्दियों में एक खामोशी होती है। तो उस खामोशी में एक पायल का सुनाई देना, वो भी इस अंदाज में जैसे दूर कहीं से आ रही हो। यकीनन ये हमारे घर से नहीं थी, साथ वाले घर में से कहीं से आ रही थी। तो रात को क्या 1-2 बजे का टाइम होगा, आधी रात का टाइम होगा, तो कोई पाजेब पहने चल रहा है। हो सकता है अभी हमसायों से दुआ सलाम ही कब हुई है, उसने ये सोचा और फिर से वो लेट गई। सुबह उठ के उसने शोहर से इस बात का जिक्र भी ना किया। लेकिन उससे अगली रात जब सेम टाइम पे उसकी आंख खुल गई तो वो परेशान हो गई कि रोज क्या है, मेरी आदत इस घर में आके कैसी बन गई है कि रोज एक मखसूस टाइम पे मेरी आंख खुल जाती है। क्यों? वो अभी ऐसा सोच ही रही थी कि उसको महसूस हुआ कि कदमों की आहट और पांव में पहनी हुई वो पाजेब, जिसकी चन चन कल बहुत दूर से आ रही थी, आज तो इतनी क्लियर थी कि कोई दरवाजे के बाहर मौजूद है। और उसके घर के उस कमरे के दरवाजे के बाहर ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि टहल रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और उस पांव में पहनी हुई पायल की आवाज भी बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन चलने वाली की रफ्तार इंतहाई सुस्त। छन 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 छन। ये तो ऐसे है जैसे कोई सोच सोच के चल रहा हो, कोई गहरी सोच में चल रहा हो। एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम कुछ ही देर के बाद रखे, वरना चलने वाला तो एक कदम के बाद दूसरा कदम रखता है। उसने कहा, ये आज वहम नहीं है, ये तो क्लियर आवाज है जो मेरे दरवाजे के बाहर आ रही है। क्या मैं इब्राहिम को जगा दूं? वो ये सोच ही रही थी कि उसी वक्त इब्राहिम की आंख खुल गई। उसने जैसे इब्राहिम को उठते हुए देखा तो इब्राहिम ने अपनी गर्दन उठाई और यूं यूं देखने लगा। तो उसने देखा कि उसकी इस पास लेटी हुई बीवी पहले ही जागी हुई है। तो उसने बीवी की तरफ देख के कहा, ये पाजेब की आवाज कहां से आ रही है? तो बोली, आपने उस आवाज को सुन लिया? हां। अरे, यह आवाज तो दरवाजे के बाहर से आ रही है। इब्राहिम, आपने सही सुना है, यह हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर से आवाज आ रही है। किसी ने पाजेब पहन रखी है और कोई चल रहा है।
इब्राहिम एकदम से उठने लगा। उसने उसको हाथ से रोक दिया कि नहीं, आप बाहर ना जाएं। तो एकदम इब्राहिम बोला, घबराओ मत, कुछ भी नहीं होता। बीवी को हौसला दे के इब्राहिम अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और दरवाजे के करीब जाके बोला, कौन है कमरे के दरवाजे के बाहर? खामोशी, कोई जवाब नहीं, सिवाय इसके कि चलने वाले ने अपनी उस पायल की छन छन को रोक दिया था। यकीनन उसके कदम एक जगह पे थम से गए थे, चलना बंद कर दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कमरे के बाहर कौन है? खामोशी। उसने आगे बढ़ के उस कमरे का दरवाजा, जो कुंडी लगी थी, अंदर से कुंडी खोल दी और दरवाजा ओपन कर दिया। बाहर कोई भी नहीं था। उसने अल्लाह का नाम लिया और चलता हुआ बाहर आ गया और उसने इधर उधर देखा, सारी लाइटें चलानी शुरू कर दी, लेकिन कहीं पे कोई भी आवाज नहीं, कोई साया नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली जानवर नहीं। जो अंदर दाखिल हुआ तो बीवी बोली, कौन था? कोई नहीं, शायद लगता है आवाज साथ वालों के घर से आ रही हो। तो तभी रुखसाना ने कहा, पहली रात मैंने ऐसा महसूस किया था जैसे कोई बाहर है, और दूसरी रात दूर से आती हुई छन छन की आवाज थी। मैं समझी कि हमसायों के घर से है, लेकिन आज ये बिल्कुल क्लियर थी और आप भी जाग गए। पता नहीं ये क्या था। वो बोला, शायद हो सकता है साथ वालों के घर से ही आवाज आ रही हो, सर्दियों की रातें हैं तो महसूस ऐसे होता है जैसे बाहर सी है। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, अगर कोई बाहर होता तो नजर आ जाता। सो जाओ। जैसे कैसे दोनों सो गए। लेकिन उससे अगली रात दोनों ही गहरी नींद सो रहे थे। रुखसाना की आज आंख नहीं खुली थी कि धड़म की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। उनके बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था और एक ठंडी यख हवा का झोंका अंदर आया। दोनों की आंख खुल गई और इब्राहिम ने जैसे ही देखा एक ठंडी यख हवा का झोंका अंदर आया तो एकदम से बोला, रुखसाना रात को कुंडी नहीं लगाई थी क्या? कुंडी मुझे शायद याद नहीं, लगता है शायद नहीं लगाई या फिर लगाई थी। हाँ, लगता है तुम कुंडी लगाना शायद भूल गई थी। ये देखा नहीं, तेज हवा चल रही है, उस तेज हवा की वजह से दरवाजा खुल गया है। खैर मैं अभी बंद कर देता हूं। वो अपनी जगह से उठा और उसने जाके दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे की कुंडी लग चुकी थी। वो वापस आया, बिस्तर पे उसने रजाई ली और कहा, सो जाओ, मैंने कुंडी लगा दी है। बीवी सो ना सकी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। यकीनन कुंडी खुली रह गई थी, इसलिए दरवाजे पे जब दोबारा कुंडी लगा दी गई दरवाजा खुला ही नहीं। सुबह हुई तो उसने कहा, लगता है वो कुंडी खुली रह गई थी इसलिए खुल गई थी। अब घर की तैयारियां तो चल रही थी, सारा दिन मसरूफियत रहती, और जब वो ऑफिस के लिए रवाना होने लगा तो बाहर दरवाजा नॉक हो रहा था। उसने जाके दरवाजा खोला और बीवी भी पीछे चल के आगे, रुखसाना कि हमारे घर कौन आ गया? ना कोई जानने वाला, ना कोई रिश्तेदार। अभी जो खाला थी उसने तो तब आना था जब इन्होंने उनको खुद बुलाना था। तो बाहर एक खातून खड़ी थी। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, खैरियत? बताइए। मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूं। आपके घर में यही सोच रहे थे शायद कोई सफाइयां हो रही होंगी या कोई नए किराएदार आए होंगे, लेकिन अंदाजा होता है आप लोग शिफ्ट हो चुके हैं। क्या ऐसा ही है? जी जी, ये घर हमने खरीद लिया है और हम मुस्तकिल यहां पे आ गए हैं। आप लोगों ने खरीद लिया है? तो आप अच्छा, ओके ओके, ठीक है। कुछ बोलते बोलते वो खातून रह गई। कुछ कहना चाह रही थी लेकिन रह गई। रुखसाना जो पीछे खड़ी थी एकदम से सामने आ गई और बोली, जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? एक दूसरे से दुआ सलाम हुई। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक, आइए ना अंदर। वो बोली, जी ज़रूर, आप हमारे नए महल्लेदार हैं तो मैं आज सिर्फ सलाम दुआ करने आई थी कि पता करूँ कौन कौन घर में है। तो मैं ज़रूर हाजिर होंगी, लेकिन किसी खाली हाथ नहीं, कुछ खाना वगैरह पका के आऊँगी।
अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। रुखसाना बोली आप आ जाइए। वो बोली नहीं नहीं, मैं फिर आऊँगी। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मैं कहने आज ये आई थी, आप बिल्कुल फ़र्क ना कीजिएगा। मेरा दरवाज़ा साथ वाला ही है, इसको खटका दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा। वो औरत वाकई खुश इखलाक भी थी और बहुत अच्छी खातून थी। इब्राहिम ने और रुखसाना ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चली गई। और इब्राहिम बोला चलो अच्छा हुआ भाई, हमसाए तो बहुत अच्छे हैं। रुखसाना बोली लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। हाँ आगे कह देगी, अब तुम जाना ना, उनसे मिलना मिलाना रखना, दुआ सलाम रखना, बात हो जाएगी। उस रात जब वो दोनों कमरे में सोने लगे तो इब्राहिम ने खुद कुंडी अच्छी तरीके लगाई, क्योंकि रात वाली बात याद थी कि कुंडी खुली रह गई थी, बीवी ने शायद अच्छी तरीके बंद नहीं की थी। मैं कुंडी बंद कर देता हूं। उसने कुंडी को अच्छी तरीके बंद किया और बिस्तर में लेट गया। उधर रुखसाना को लगा कि शायद मैं भी चेक कर लूं इब्राहिम ने कुंडी अच्छी तरीके बंद की है या नहीं। उसने भी उठ के बाथरूम से निकल के आई तो उसने कुंडी को अच्छी तरीके चेक किया, कुंडी लगी हुई थी। वो दोनों सो गए। शायद 1 बजे के करीब का टाइम था कि धड़म की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। वो दोनों चौंक कर उठकर बैठ गए। इब्राहिम बोला यह कैसे खुल गया, मैंने तो कुंडी लगाई थी। और एकदम से रुखसाना बोली मैंने चेक भी की थी, कुंडी लगी हुई थी, फिर यह कैसे खुला है। वो दोनों इसी शशोपंज में थे कि यह नामुमकिन सी बात है। दोनों ने तसल्ली कर ली थी कि कुंडी तो लगी है, फिर यह कुंडी कैसे खुल गई। अब पहली दफा इब्राहिम के दिल में कोई बात आई। वो उठा, उसने कुंडी तो लगा दी, लेकिन जब वो वापस आके लेटने लगा तो रुखसाना उससे बोली क्या सोच रहे हैं आप। वो बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं, जैसे उलझ सा गया हो। रुखसाना भी मजीद सवाल ना कर सकी, शायद वो भी उलझ गई थी। दोनों सो तो गए, लेकिन दोनों के दिल में आया ये क्या हुआ है। लेकिन उससे अगली रात उनके वहमो गुमान में भी नहीं था क्या होने वाला है। वो दोनों अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कि रुखसाना की आंख खुली एक रोने की आवाज से। क्लियर एक खातून के रोने की आवाज थी, जो इतनी क्लियर थी कि कोई सिसकियां लेकर रो रहा है और उस बंद दरवाजे के उस कमरे के अंदर मौजूद है जहां पे वो दोनों मियां बीवी सो रहे हैं। उसने कोहनी मार के इब्राहिम को जगा दिया। वो बोली नहीं। इब्राहिम की आंख खुल गई। इससे पहले वो बोलता, उसने उसे चुप करने का इशारा किया और आवाज की तरफ मुतवज्जो किया। और इब्राहिम ने क्लियर उस आवाज को सुन लिया कि रात की उस खामोशी में एक औरत की सिसकियों भरी आवाज, जैसे कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है और बैठा रो रहा होता है। और यह आवाज कहीं और से नहीं, इसी कमरे से आ रही थी। इब्राहिम उस आवाज को कुछ देर सोचता रहा, सुनता रहा और उसके बाद वो फैसला कर चुका था। एकदम से बोला कौन है इस कमरे में जो बैठा रो रहा है। मेरे सामने आओ, आप जो भी हो मेरे सामने आओ। और उसी वक्त रोने की आवाज बंद हो गई। कल जिस बात को इब्राहिम सोच रहा था वही बात ही सही निकली थी कि घर के अंदर कुछ असरात हैं। रुखसाना को भी यकीन हो चुका था। बहादुर तो वो थी, लेकिन थी तो एक औरत, वो भी एक मर्द था, इंसान था। इंसान के अंदर खौफ तो हमेशा से मौजूद है। दोनों खौफजदा हो गए कि ये कैसा मंजर था। वो बोली इब्राहिम कोई रो रहा था बैठा और ये कोई औरत थी। इस घर में कुछ गड़बड़ है। वो बोला घबराओ मत, ये हमारा घर है। घरों को इंसानों के लिए बनाया जाता है। अगर कुछ ऐसा है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराओ नहीं। रुखसाना बोली नहीं, मैं घबरा नहीं रही, लेकिन अभी तो हम खुद नए नए आए हैं और अभी शुरुआत है। खैर देखते हैं क्या होता है। वो दोनों उस रात सो ना सके। सुबह हुई, जब वो ऑफिस के लिए जाने लगा तो उसने, रुखसाना ने कहा तुमने परेशान नहीं होना, मैं ऑफिस से जल्दी सीधा घर आ जाऊंगा। वैसे भी मैं सीधा घर ही आता हूं और अंधेरा होने से पहले पहले आ जाऊंगा। वो बोली नहीं नहीं, आप घबराएं मत, आप अपना काम करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन खवातीन में से नहीं हूं जो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और इस तरह रह नहीं सकती कि महसूस हो जाए इस घर में कुछ है। कोई बात नहीं, आप जाइए। वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया, लेकिन परेशान, ये क्या माजरा है।
वो बात करना चाहता था अपने उस प्रोफेसर से जो उसको बेटे का रुतबा देते थे, जो अब रिटायर्ड हो चुके थे। वो शाम को बस फारिग होकर अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उधर जैसे ही शाम हुई तो अभी तक इब्राहिम नहीं आया था। अंधेरा फैल गया था कि उस दिन कलेर रुखसाना ने उस साये को देख लिया, जो एक काला स्याह साया था, जो उस राहदारी से चलता हुआ सीधा पीछे की तरफ गया था। और वो किचन के अंदर खड़ी थी कि उसको एकदम से महसूस हुआ कोई बाहर गुजरा है। वो एकदम से डरने की बजाय बाहर निकल कर आ गई, और जब उसने बाहर देखा तो एक औरत का साया था जो चलता हुआ आराम से, तेजी से नहीं, बिल्कुल आराम से, जैसे कोई दुखी होता है, अफसुर्दा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो साया पीछे की तरफ जा रहा था, उस पीछे की तरफ जहां पे 2 कमरे बने हुए थे। वो किचन के अंदर गुमसुम सी खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद ही दरवाजा, वो भाग कर गई, दरवाजे पे इब्राहिम था। इब्राहिम ने उसके चेहरे से ही देख लिया कुछ गड़बड़ है। बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी पहुंचना चाह रहा था लेकिन आखिरी टाइम पे ये काम आ गया। वो बोली, नहीं नहीं कोई बात नहीं इब्राहिम, आप आ जाइए। इब्राहिम ने उसके चेहरे की तरफ देख लिया था और बोला, क्या हुआ है, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। वो बोली, अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने किसी को देखा है। क्या देखा है? किसको देखा है? एक साये को देखा है। एक औरत का साया था। उसने पीछे से अपने बालों को बांधा हुआ था और वो बिल्कुल आराम से चलती हुई पीछे की तरफ गई है। मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी कि मैंने किचन के अंदर से खड़े हुए देखा, जैसे पीछे से कोई गुजरा है। मैंने मुड़ के देखा तो एक काला स्याह साया था। मैंने कहा, ये क्या है? मैं एकदम से बाहर निकल आई, और जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ, वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पीछे उन 2 कमरों की तरफ जा रहा है। इस अंदाज में वो चल रहा है साया, जैसे कोई अफसुर्दा हो जिसने गर्दन को नीचे झुकाया हुआ होता है, गहरी सोचों में गुम होता है, ना उम्मीद, मायूस होता है, थका हुआ इंसान, हारा हुआ इंसान, अफसुर्दा इंसान, जैसे कोई बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जाता है। ऐसे ही वो चलते हुए जा रही थी। आम इंसान ऐसे ही होते हैं, जब बहुत दुखी हो, अफसुर्दा हो, तो उसने सर को नीचे झुकाए, बिल्कुल आहिस्ता से चलता हुआ जा रहा होता है। देखने वाला समझ जाता है कि ये बहुत डिस्टर्ब है, किसी गहरी सोच में गुम है और चलता हुआ जा रहा है। वो एक औरत का साया था जो इस तरह चलता हुआ जा रहा था। इब्राहिम बोला, मैंने आज अपने प्रोफेसर साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बाप की तरह भी हैं। मैं उनसे मदद लेना चाह रहा था लेकिन वो मुझे मिले नहीं। मैं कल कोशिश करूंगा उनके घर का पता लेकर वहां उनसे मिलने के लिए जाऊं। तुम परेशान मत हो, इसका हम जरूर हल कर देंगे। हमने ये घर खरीदा है, ये हमारा घर है, ये क्या है, क्यों है, मैं इसका सारा पता लगा लूंगा। मैं तुम्हें पहले बता नहीं सका, मेरे एक ऐसे रूहानी उस्ताद, रूहानी बाप भी हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है, वही बैठ के मैं वज़ाइफ करता हूं। घबराना मत। तुम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, तुम्हारे दिल में भी खुदा का खौफ है, तो इस खुदा के खौफ के अलावा कभी किसी से नहीं डरना चाहिए। और वैसे भी जब आपने कभी किसी का हक ना खाया हो, कभी किसी को ना दुख ना दिया हो, कभी किसी का बुरा ना किया हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए। तो रुखसाना बोली, आप बिल्कुल सही कहते हैं, इंसान है, खौफ इंसान की फितरत में है। बाकी ऐसा भी नहीं कि मैं खौफ से कोई पागल हो जाऊं, दीवानी हो जाऊं, चीखे मारूं। आप बेफिक्र रहिए। वो दोनों बिस्तर पर तो लेट चुके थे, लेकिन इस घर के अंदर कोई और भी है जिसके रोने की आवाज, इसकी पायल की आवाज, अब तो उसकी झलक भी नजर आ चुकी थी। नींद कहां आनी थी, लेकिन फिर भी झटका तो लग ही जाता है। आंखें बंद हो जाती हैं, फिर खुल जाती हैं। इब्राहिम तो शायद सो गया, लेकिन रुखसाना की हालत ऐसी थी, उसकी आंख लग जाती और फिर आंख खुल जाती, कुछ लम्हे के लिए सो जाती और फिर जाग जाती। कि उसकी ऐसी आंख लगी कि तभी उसको महसूस हुआ उसके माथे के ऊपर जैसे किसी ने ठंडी हवा फेंकी हो, जैसे किसी ने गहरा सांस लिया हो। एक ठंडा हवा का झोंका आया उसके माथे पे, और साथ ही उस ठंडे हवा के झोंके के साथ एक इंतहाई गरम किसी ने जैसे सांस ली हो, ऐसी आवाज उसके कानों में सुनाई दी।
और वो एकदम से आंखें खोल दी उसने। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो उस लम्हे उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन एकदम से उसके वजूद ने जोरदार झटका ले लिया, क्योंकि कोई उसके चेहरे पर झुका हुआ था इस अंदाज में कि उसकी गर्म सांसें भी उसको महसूस हुई थीं और उन सांसों की आवाज़ों को भी उसने क्लियर सुन लिया था। और जब उसकी आंख खुली और उसने ऊपर की तरफ देखा तो क्लियर एक चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ था। तो एकदम से उसने झटका मारा, और इतने ज़ोर से झटका मारा कि उसके मुंह से आखिर एक हल्की सी चीख निकल ही गई। वो बहुत ऊंची चीख नहीं थी, एक हल्की सी दबी दबी चीख थी जो उसके मुंह से निकली। साथ ही इब्राहिम भी जाग गया। जैसे इब्राहिम जागा, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसने झटका लिया कि बीवी की हालत देखी, लेकिन उसी लम्हे बीवी के सर के पीछे खड़े हुए एक साये को भी उसने देख लिया। वो एक खुले बालों वाली औरत का साया था, जिसके बाल हल्के हल्के उस वक्त वो जो एक हल्की सी कमरे के अंदर रोशनी फैली हुई थी, जीरो का बल्ब जल रहा था, उस जीरो की बल्ब की रोशनी में उसने देख लिया कि खुले बालों के साथ एक काला स्याह औरत का साया है जो उसकी बीवी के पीछे खड़ी है। अब वो दोनों की तरफ खड़ी देख रही है। और जैसे ही उसने उस साये की तरफ देखा, बीवी के खौफ की तरफ देखा, बीवी ने भी मुड़ के उसी लम्हे उस साये को देख लिया। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज आई, सिसकियों की आवाज। वो साया जो उनके पीछे खड़ा था वो सिसकियां ले रहा था, ऐसी सिसकियां जो वो पहले भी सुन चुके थे इसी कमरे के अंदर, उन सिसकियों की आवाज को। और अभी वही सिसकियों की क्लियर सेम आवाज पीछे खड़ी उस औरत के साये में से आ रही थी। वो शायद रो रही थी। वो उसके आंसू तो नहीं देख सकते थे, उसके चेहरे को भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि वहां पे काला स्याह एक साया था। जैसे इंसान रोशनी में चलता है और उसका एक काला स्याह साया बनता है, तो साये में इंसान का चेहरा तो नहीं बनता। हाँ, एक गोल सा चेहरा जरूर बन जाता है। उस गोल से चेहरे में आंखें, नाक, होंठ नजर नहीं आते, सिवाय इसके कि आप इतना देख सकते हैं कि आपका सर मौजूद है। ऐसा ही एक काला स्याह सर मौजूद था जो रो रहा था सिसकियों की क्लियर आवाज के साथ। और तभी वो साया कुछ देर वहां पे, कुछ सेकंड वहां पे खड़ा रोता रहा, और उसके बाद उनके पीछे से इस तरह हटना शुरू हो गया जैसे अब वो बाहर की तरफ जाना चाहता हो। इब्राहिम जो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया था, उसने अपने बीवी को हाथ के इशारे से कहा कि तुम रुको, डरो मत। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वो औरत का साया बिल्कुल आहिस्ता से चलता हुआ दरवाजे के बिल्कुल करीब जाके दरवाजे के आर पार गुजर गया है। उसी तरह पढ़ता हुआ अपने बिस्तर से उठा और सीधा दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोल दिया। पीछे रुखसाना की आवाज आई, प्लीज बाहर मत जाएं। उसने हाथ का इशारा किया, नहीं, मुझे देखने दो ये माजरा क्या है। उसने देखा वो साया बिल्कुल आहिस्ता चल रहा है। वो भी बिल्कुल उसके आहिस्ता चलना शुरू हो गया और रुखसाना से भी बर्दाश्त ना हुआ। वो भी अपने बिस्तर से उतरी। शौहर को कहाँ अकेला छोड़ सकती थी, वो भी शौहर के पीछे आना शुरू हो गई। इब्राहिम ने भी देख लिया कि रुखसाना पीछे आ रही है। वो उसको मना नहीं कर सकता था, और वाकई अकेले वो डर भी ना जाती। उसने कहा, आ जाओ। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस साये की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो साया पीछे आगे उनके चलते चलते चलते, वो जो सीढ़ियों के नीचे एक बाथरूम का दरवाजा टाइप बना हुआ था जो अब जंग आलूद हो गया था, अब खुलता ही नहीं था, वो उसके अंदर साया चला गया। जैसे ही वो साया उसके अंदर चला गया, वो रुक से गए। अब उस दरवाजे के अंदर तो नहीं जा सकते थे। वो कुछ देर वहां खड़ा सोचता रहा और बीवी को लेकर वापस बिस्तर में आ गया। अब कमरे का दरवाजा वो बंद कर चुके हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन एक नई सोच के साथ दोनों जाग रहे हैं। एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सोच रहे हैं ये क्या हुआ है, ये हमने क्या देखा है। कि बीवी आखिर बोल पड़ी, इब्राहिम ये क्या है। इब्राहिम बोला, बस आज रात गुजार लो, कल जरूर पता लग जाएगा। अगले दिन वो जल्दी गया और इस नियत से कि आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसने जाते ही उन प्रोफेसर साहब का एड्रेस वगैरह लिया
उसको फ़ोन भी दे दिया गया, मोबाइल उनका टेलीफोन नंबर भी दे दिया गया। उसने फौरी तौर पे कहा पहले मैं बजाय उनके घर जाऊं उनको फ़ोन कर लूं। उन्हें कॉल मिलाई। सलाम दुआ के बाद उसने फैमिली से कहा कि मेरा नाम इब्राहिम है और सर से बात करा दीजिए। थोड़ी देर के बाद सर फ़ोन पर आ गए। उनको बहुत खुशी हुई, इब्राहिम उनको कॉल कर रहा था, हाय हेलो हुई। उसने कहा सर आपके पास आना है, इमरजेंसी है। बोले क्या हुआ? उसने कहा सर हमारा घर जो मैंने ख़रीदा है उसमें लगता है कुछ मामला है। वो बोले मुझे बताओ। जो कल रात को हुआ था उसने वो फ़ोन पर ही बता दिया। तो वो बोले डरो मत, वो जो भी है तुम्हें कुछ कहना चाहती है। तुम्हें जो पढ़ने के लिए बताया है वो पढ़ो और उसके पीछे जाओ और मुझे चेक करने दो, क्योंकि मैं खुद अभी एक अमल में मसरूफ हूं, अभी मैं नहीं आ सकूंगा। और वो रात को ही नजर आएगी, दिन को नहीं। तो तुम फौरी तौर पे ये वाला अमल करो और उसके पीछे जाओ, डरना मत, और जाकर देखो माजरा है क्या। उसने कहा ठीक है। अगली रात वो सोने के लिए तैयार नहीं थे, वो जागने के लिए तैयार थे कि अगर आज कुछ भी होगा तो मुझे देखना है। वो दोनों अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, बातें कर करके अब वो खामोश हो चुके थे। रात के 12:30 से 12:45 बजे का टाइम हो चुका था। अब वो मुंतजिर थे कि क्या होता है कि बाहर दरवाजा बाकायदा खटखटाया गया। हल्का हल्का कोई दरवाजा खटखटा रहा था। वो समझ गए दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं हो सकता सिवाय उस साये के। वो अपनी जगह से उठा और चलता हुआ दरवाजे के पास गया और वो कुछ पढ़ रहा था। उसने जाते ही दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसी औरत का साया मौजूद था। उसने औरत को जैसे ही देखा, उस औरत ने इब्राहिम को देखा, तो उस साये ने फिर से उसी तरह चलना शुरू कर दिया जिस तरह कल वो चल रही थी। इब्राहिम उसके पीछे जैसे ही चलना शुरू हुआ, रुखसाना भी उठ के उसके पीछे चलना शुरू हो गई। इब्राहिम आज बंदोबस्त कर चुका था उस दरवाजे को खोलने का। वो साया उसी तरह चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। साये को, उस रूह को, या उस बदरूह को, या उस जिन्नी को, या उस शैतान को, या उस चुड़ैल को दरवाजों की जरूरत नहीं होती। वो तो दीवारों के आर पार, दरवाजों के आर पार गुजर जाते हैं। वो साया भी वो दरवाजे के आर पार जब गुजर गया तो वो फौरी तौर पे आगे बढ़ा और उसी दरवाजे के बाहर जो उसने सामान तोड़ने के लिए ला के रखा था, उसने उस दरवाजे को खोलना और जोर लगा के तोड़ना शुरू कर दिया। रुखसाना ने जब देखा तो वो भी मदद के लिए पहुंच गई। दोनों ने जोर लगाया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। ये एक बहुत पुराना बाथरूम था जो कब से इस्तेमाल नहीं हुआ था। जाले से भरा हुआ था, अंदर दाखिल होने का रास्ता ही नहीं था, जाले ही जाले थे। दोनों ने आगे से जाले को हटाया। जाले को हटा के वो खड़े हो गए कि इस बाथरूम में क्या है। बाथरूम में तो कुछ भी नहीं था। एक काफी खुला बाथरूम था, काफी बड़ा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो उसकी दीवारों को टटोलते रहे और एक दीवार को कुछ पढ़ भी रहा था। टटोलते टटोलते उसको लगा कि इस दीवार के कुछ लग रहा है। उसने जब ध्यान किया तो लगा ये एक दरवाजा टाइप बना हुआ है। और जैसे ही उसको वो दरवाजा टाइप नजर आया, जो आम बंदा उसको देख ही नहीं सकता था और उसको इस तरीके बंद कर दिया गया था कि पहचाना नहीं जा सकता था, वो जो इल्म पढ़ रहा था उसकी बुनियाद पे शायद उसको किसी ने ये दिखाया था या मदद की थी, जैसे रूहानी या कुदरती कोई मदद आती है। उसने बीवी से कहा ये मुझे पकड़ाओ। उसने पकड़ा और फिर उस दरवाजे को, जो मुस्तकिल एक तरीके से बंद कर दिया गया था कि कोई उसको पहचान ही ना सके, उसने जोर लगाया और जैसे कैसे उस दरवाजे को खोल दिया। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। ओ मेरे खुदाया, ये तो नीचे का एक रास्ता है। वो वापस गए दोनों और वहां टॉर्च लेकर आ गए। जब उन्होंने उस टॉर्च को जलाया तो टॉर्च की रोशनी में वो दोनों चलते हुए नीचे पहुंच गए। कई सालों से बंद एक इंतहाई छोटा सा, जो एक कमरे के बराबर का तय खाना बनाया गया था। वो जब उस तय खाने के अंदर दाखिल हुए, सीढ़ियां नीचे ही जैसे ही उतरे तो एक छोटा सा ही कमरे का तय खाना था, बहुत बड़ा नहीं था। तभी उनको वहां पे एक फाड़ा नजर आया, वो जो नोकदार होता है जिससे जमीन खोदी जाती है।
और वो फाड़ा देखते ही इब्राहिम के दिल में कई सवाल उभरे, लेकिन वो मुसलसल पढ़ता रहा। जो अपने प्रोफेसर से राब्ता करके उसको बताया गया था, जो जो सिखाया गया था, आज ही तो उसने राब्ता किया था, वो सब पढ़ता रहा। कि पढ़ते पढ़ते उसने बीवी से कहा, ये रोशनी, मैं जहां जहां उंगली का इशारा करता जाऊं रोशनी डालती जाओ। बीवी उस टार्च को हाथ में पकड़े वहीं रोशनी डालती गई और वो आंखें बंद करके पढ़ता रहा और देखता, फिर आंखें बंद कर लेता, देखता। फिर एक जगह पे उसने जब रोशनी की तो पता नहीं क्यों उसके वजूद के अंदर एक झटका सा लगा। उसने वो फाड़ा सा, जिसको कुदाल भी कहते हैं, वो उठाया और जाके उस जगह पे उसने जमीन को खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने जमीन को खोदा तो अभी थोड़ी ही जमीन को खोदी थी कि एक इंसानी हाथ, जो हड्डियों का ढांचा, जो कि जब इंसान को वहां पे दफनाया गया होगा उस वक्त तो उसके जिस्म पे स्किन होगी, जिल्द होगी, अब हड्डियों का एक ढांचा था। एक इंसानी हाथ का ढांचा एकदम से उस चोट पे जब बाहर आया तो वो समझ गया कि किसी इंसान की लाश को यहां पे दफनाया गया था और उसका इस तय खाने के अंदर ढांचा मौजूद है जिसको दफन किया गया था। वो बहुत कुछ समझ चुका था, इससे ज्यादा वो इल्म नहीं जानता था। बीवी को लेकर वापस आ गया। बीवी घबराई हुई थी, उसने उसको हौसला दिया कि घबराओ मत, ये हमारा घर है, हमने इसको खरीदा है। अब मुझे समझ आ रही है मालिक मकान क्यों जल्दी जल्दी कर रहा था, इसको जल्दी में बेचने के चक्कर में था। यकीनन कुछ गड़बड़ जरूर है, तुम परेशान ना हो। वो सुबह उठा, साथ वाले हमसायों के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, एक साहब बाहर निकल आए, दुआ सलाम की और इब्राहिम ने तारुफ कराया कि मैं साथ वाले घर में आया हूं। उसने बड़ी गर्मजोशी से कहा, हाथ मिलाया, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी बताइए, किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरी बीवी ने बताया था कि 7 नए नेबर्स आए हैं, तो मैं उनको कह के आई हूं किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप आइए ना अंदर। तो बोला, नहीं अभी मैं जल्दी में हूं, आपसे सिर्फ मालूमात लेनी थी। जी जी बोलिए। हमसे पहले क्या कोई यहां पे किराएदार भी रहते थे? जी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? इब्राहिम ने कहा, मैं इस घर को क्योंकि खरीद चुका हूं, किराएदार नहीं हूं, तो मैं इस घर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। और आपकी वाइफ भी कुछ बताते बताते चुप कर गई थी। यकीनन आपको भी बात करके अंदाजा हो रहा है कुछ है, आप जो अगर बताना चाहें तो। उसने कहा, क्योंकि आप किराएदार नहीं हैं, आप खरीद चुके हैं, इसलिए मुझे मजबूरन आपको बताना पड़ेगा। आपसे पहले भी कुछ किराएदार आए थे जो डर के इस घर से चले गए थे। इस घर में वो कहते हैं कोई जिन्नात, कोई भूत प्रीत, कोई आत्मा है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यह था, इब्राहिम बोला, भी जो लोग अभी किराए पे आए हैं, जो डर कर भाग के चले गए हैं, उनसे पहले भी कोई रहता था? हां, उनसे पहले 2 मियां बीवी रहते थे। शौहर का नाम था कमर और बीवी का नाम था मारुख। मारुख बहुत हसीन और जमील लड़की थी। उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे, वो किराएदार आए थे। लेकिन मारुख वाकई बहुत हसीन थी, पूरी गली में मशहूर हो गया था कि इतनी हसीन लड़की है। लेकिन कमर बहुत हसीन और जमील नहीं था, लेकिन अपनी बीवी से प्यार करता था। लेकिन उनको कुछ अरसा ही इस घर में आए हुए हुआ था कि रोज उनके घर से लड़ने की आवाजें आना शुरू हो गई थी। उनकी बहुत लड़ाई होती थी। उनकी बीवी बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती थी, बहुत लड़ती थी उससे। और फिर वो लड़ाई इतनी बढ़नी शुरू हो गई, आवाजें इतनी ऊंची हो जाती कि ये हमारे घर तक नहीं, साथ वाले घरों को भी पता लगना शुरू हो गया। मोहल्ला है, कोई गुजरता है, बात कहाँ छुपती है, बात कहाँ से कहाँ चली गई। और फिर मोहल्ले वाले हम उनसे तंग होना शुरू हो गए। जो हमने उनसे दुआ सलाम रखी थी वो भी खत्म हो गई। कमर अच्छा इंसान था, सबसे दुआ सलाम रखना चाहता था, लेकिन मोहल्ले वालों ने उनकी उस फितरत को, उस लड़ाई को देख के उनसे दुआ सलाम ही खत्म कर दी कि भाई जब देखो ये दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहते, हमें नहीं इनसे मिलना जुलना। और मालिक मकान, उस तक भी ये शिकायत पहुंचाई गई कि कैसे किराएदार रखे हैं जो हर वक्त ही लड़ते रहते हैं, हर वक्त ही लड़ते रहते हैं।
लेकिन उसके भी कानों पे कोई जूं न रेंगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। सब आदी हो गए, लेकिन सिर्फ इतना कि लोगों ने उनको तवज्जो देनी ख़त्म कर दी। उनकी बातें जो थीं इस तरह की दिमागों में हो गई कि अब उनकी तरफ कोई सुनता भी नहीं था, उनसे कोई दुआ सलाम भी नहीं करता था, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था कि यार कैसे लड़ाका फैमिली है ये। लेकिन जैसे कहा कि मारूख बहुत खूबसूरत थी, अब उसकी खूबसूरती भी सबको भदी लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो दोनों लड़ते बहुत थे। कि फिर एक दिन उनके घर से आवाज़ें आना बंद हो गई। मोहल्ले वालों ने सुख का सांस लिया कि शायद लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कमर तो रोज़ आता जाता उसी तरह रूटीन में, लेकिन अब लड़ाई नहीं होती थी। और एक दिन कमर ने मुझे आकर कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो बहुत दुखी था, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? उसने कहा उसकी बीवी कहीं चली गई है और अब वो इस घर को छोड़कर जा रहा है। अगर कभी मेरी बीवी का पता चले तो मुझे इस एड्रेस पर इत्तला कर देना। उसने कागज़ जो लिखा हुआ था उस पर एड्रेस, वो उसने कागज़ मुझे दे दिया। मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की और वो चला गया। पता नहीं उसकी बीवी कहाँ गई थी, क्या हुआ था, हमने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली। उसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद काफ़ी अरसा मकान खाली रहा और फिर उसके बाद 2 दफ़ा किराएदार आए कमर के जाने के बाद, लेकिन वो दोनों दफ़ा किराएदार डर जाते थे। फिर कई सालों से यह मकान बंद पड़ा था। अब आप लोग आए हैं तो आपने ये मकान खरीदा है। उसने कहा क्या आपके पास वो एड्रेस अब भी मौजूद होगा? वो बोले हाँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसने घर का एड्रेस बताया था वो अपनी बीवी के लिए इस किराए के घर पे आया था। उसका आबाई घर है यहां पे। वो अपने आबाई घर में वापस जा रहा था, जो उसका पुराना घर था, जहां पे उसके बाकी भी माँ बाप बहन भाई सारे रहते हैं। वो बीवी की इन लड़ाइयों से तंग होकर उसने किराए का घर लिया था। जब बीवी चली गई थी तो शायद वो अपने माँ बाप के पास चला गया। मैं ज़रूर, आपको चाहिए क्या वो? जी प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे हर सूरत में चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए ढूंढूंगा उसको। है मुश्किल, लेकिन मैं ढूंढ दूंगा, शाम तक मैं आपको देता हूं। अब वो समझ चुका था कि उस शख्स जिसका नाम कमर था, बीवी की उस लड़ाइयों से तंग आके उसने बीवी को कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को उस तय खाने में दफना दिया था। वो वापस घर गया, उसने बीवी को सारी बात बताई तो बीवी ने कहा अब आप क्या कहते हैं? उसने कहा मेरे ख्याल में मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, बाकी मामला आप पुलिस को बताना चाहिए, पुलिस खुद कार्रवाई करे और जो एड्रेस है वो खुद पुलिस उनसे ले ले। लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा, अगर मिल जाती है ठीक, नहीं तो पुलिस उनसे ले लेगी। वो सीधा उस इलाके के मतूबा थाने में पहुंचा। वहां पे इंस्पेक्टर आरिफ से उसकी मुलाकात हुई। इंस्पेक्टर आरिफ को उसने सारी बात बताई और उसने अपने बारे में सारा बताया तो वो चौंक पड़ा और उसने कहा चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर आरिफ उसके घर पहुंचा और उसी तय खाने में गया जहां पे खुदाई के दौरान अभी एक हाथ बरामद हुआ था, बाकी वजूद अभी तक दफन था। उन्होंने कहा आपने पता किया है एड्रेस का? उन्होंने कहा रुके, मैं अभी पूछ के आता हूं। वो गए, दरवाजा नॉक किया। वो साहब जैसे आए बोले हाँ, वो मैं आपका काम किया था, मुझे मिल गया है। उन्होंने वो आके एड्रेस उनको दे दिया। इंस्पेक्टर आरिफ ने कहा आइए मेरे साथ। इब्राहिम को साथ लिया और सीधा वो उसी एड्रेस पर पहुंचे जो उसका आबाई घर था। वहां थोड़ी देर के बाद कमर उनके सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर ने उसको कहा आप मेरे साथ आइए। उसको साथ लिया गया। थाने से कुछ नफरी और मंगवाई गई और उसके बाद उसी तय खाने में पहुंचे। वो परेशान था कि एक बात क्या है। इंस्पेक्टर आरिफ ने कहा आप चलिए, आपको बता देंगे। वहां जब उसको लाया गया और उस तय खाने में लाया गया तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसको कुछ भी ना पता हो। और जब उसके सामने उस जगह को खोदा गया जहां पे वो ढांचा मौजूद था, तो उस
ढांचे को जब उसने निकाला गया तो वो धाड़े मार कर रोना शुरू हो गया, क्योंकि उस ढांचे के हाथ में जो कंगन मौजूद थे और उसके गले में जो लॉकेट मौजूद था वो वही लॉकेट था, वो वही कंगन था जो उसकी बीवी मारूख ने पहना होता था। और वैसे धाड़े मार कर रो रहा था तो वो इंस्पेक्टर आरिफ और इब्राहिम उससे बोले कि तुम अपनी बीवी को कत्ल करके इस तरह की एक्टिंग कर रहे हो कि तुमने अपनी बीवी को नहीं मारा। बताओ क्यों मारा था तुमने अपनी बीवी को? उसने रोते हुए बताया कि मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था, उससे बोला ही नहीं जा रहा था। पुलिस ने कहा तुम जब थाने चलोगे ना सब कुछ खुद ही बता दोगे। यूं इब्राहिम इंस्पेक्टर आरिफ कमर को पकड़कर थाने ले गए। उसकी काफी मुरम्मत की गई, लेकिन वो चीखें मारता रहा, लेकिन बीवी के ऊपर रोता रहा, बीवी को पुकारता रहा। उसने जुर्म कबूल ना किया। इंस्पेक्टर आरिफ बोले इब्राहिम साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि ये मुजरिम नहीं लगता, हम पुलिस वाले आंखों से पहचान लेते हैं, ये सच कह रहा है। और इसने जो कहानी सुनाई है वो आपने भी सुन ली है। वो यही कहता है कि मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। मेरे माँ बाप के घर में ये लड़ती थी कि अलग घर चाहिए, अलग घर के लिए मैंने माँ बाप से अलग होकर किराए के लिए घर ले लिया। वहां पे भी ये मुसलसल मुझसे लड़ती रही, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। एक दफा मुझे काम के सिलसिले में, ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा, और जब मैं वापस आया तो घर खाली पड़ा था, वो कहीं जा चुकी थी। मैंने उसको हर जगह पे ढूंढा, हर जगह पे पता किया, उसका कोई पता नहीं था। तभी मैंने वो घर छोड़ दिया और यही बात माँ बाप को भी बताई। उन्होंने इंक्वायरी की तो पता लगा जिस डेट को उसने कहा था वो शहर से बाहर गया था। पता करें ये झूठ बोल रहा है या गया था, तो वो वाकई शहर से बाहर गया। अब इस कत्ल का सुराग लगाना बहुत मुश्किल था। इब्राहिम ने कहा यकीनन आप बेहतर जानते हैं, मेरी हेल्प की कहीं पे भी जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूंगा, क्योंकि मेरी बीवी अब अकेली है, मैं इजाजत चाहूंगा। मजीद आपकी कहीं जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, आरिफ बोला। इब्राहिम ने उसका शुक्रिया अदा किया, घर आ गया। बीवी उसकी मुंतजर थी, रुखसाना भी बहुत परेशान थी। लाश निकाली जा चुकी थी और पुलिस लाश को निकाल के ले गई थी, और लाश के गले में पहनी हुई उस लॉकेट और चूड़ियां जो पहनी हुई थी उसकी वजह से पहचान लिया गया था कि वो उस हसीनो जमील माहरूख के वजूद के अंदर मौजूद वो ढांचा था जिसका गोश्त खत्म हो चुका था। अब सिर्फ उस मुर्दा लाश का ढांचा रह गया था। वो रात दोनों जागते रहे, एक दूसरे से बात तो ना कर सके, लेकिन अजीब से अंदाज में जागते रहे। जैसे ही सुबह हुई, पता नहीं क्यों इब्राहिम बेचैन सा था। उसने कहा रुको, और वो सीधा गया, उसने फोन किया। उनके प्रोफेसर साहब ने कहा कहां पे हो इब्राहिम? उसने कहा मैं आपको फोन करने के लिए घर के बाहर आया हूं। वो बोले अपना घर बताओ, मैं फौरी तौर पे आ रहा हूं। वो घर आ गए। इब्राहिम हैरान हुआ कि क्या हुआ है, तो वो उससे बोले मुझे वो फौरन जगह पर लेकर जाओ। उन प्रोफेसर साहब को, जो असल में तो एक रूहानी उस्ताद थे, जो एक रूहानियत जानते थे, वो उनको लेकर उसी जगह पे गया जहां पे वो तय खाना था। और तय खाने के अंदर उस जगह पे जहां पे खुदाई की गई थी, जब वहां पे गए तो इब्राहिम को कहा बैठ जाओ सामने, और एक दायरा कड़ा खुद भी लगा लिया। इब्राहिम का भी एक जगह पे दायरा कड़ा पहले लगा के बिठा दिया और खुद अपना दायरा कड़ा लगा के बिठा दिया। इब्राहिम की बीवी रुखसाना को हमसायों के घर भेज दिया गया था। वो वहां बैठ के कुछ देर पढ़ते रहे, और थोड़ी ही देर के बाद वो आवाज जो सिर्फ उन प्रोफेसर साहब ने सुनी थी, वो आवाज इब्राहिम को भी सुनाई नहीं दी थी। इब्राहिम को यह महसूस जरूर हो गया था वो किसी से हम कलाम ने। वो उससे बोले थे कौन हो बेटा तुम? आगे कोई आवाज ना आई। तुम्हारा नाम क्या है?
तुम्हें किसने मारा था? अच्छा अच्छा, तफसील से बताओ मेरी बेटी। अब इब्राहिम जो इतना रूहानियत नहीं जानता था, वो सारी बात सुनता रहा चुप करके कि प्रोफेसर साहब की आवाज़ है, आगे बताने वाले की कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर था कि कमरे के अंदर कोई मौजूद है, इतना उसको क्लियर पता लग गया था, लेकिन आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। जब सारी बातें होती रही तो प्रोफेसर साहब बोले, ठीक है मेरा बेटा, तुम्हारी तमाम रसूमात के साथ तुम्हारे वजूद को सफ़र आखिरत पर रवाना किया जाएगा। ढेर सारा कहा, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह दे, जो ऐसे बुजुर्ग कहते हैं, कहा। और उसके बाद दायरा कड़ा ख़त्म करके वहाँ से उठाए। इब्राहिम से बोले, क्या तुमने आवाज़ सुन ली थी? उसने कहा नहीं। उसने कहा, हाँ शायद तुम अभी उस रूहानियत की स्टेज पे नहीं आए कि तुम्हारे सामने ये राज खुलता, लेकिन मुझे सब पता चल चुका है। इसका शौहर कहाँ है? वो थाने में बंद है, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं कि उससे उगलवा सकें। चलो हमें देर नहीं करनी। उसको लेकर सीधे थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर राहत से उनकी आरिफ से मुलाकात हुई। इब्राहिम ने बताया, ये मेरे प्रोफेसर साहब हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जी बताइए। उन्होंने कहा, आपको कोई सुराग मिला? उन्होंने कहा, नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स कुछ बता सके या कुछ और हम सबूत इकट्ठे कर सकें, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला। वो बोले, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको कातिल पकड़वा देता हूं। कातिल? आपको कैसे पता? वो बोले, जिस रूह ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया था और उसी रूह के पीछा करते हुए मैंने उसे कहा था वो उस नीचे तहखाने तक पहुंचा था, उसी को मैंने हाजिर किया था। और ये बात सिर्फ आपको इसलिए बताने जा रहा हूं, मैं ये इल्म जानता हूं, क्योंकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके इसलिए मुझे यह राज बताना पड़ रहा है, वरना मैं ये राज कभी नहीं बता सकता। तो आप भी इसको सीगा राज में रखिएगा कि मैं ये इल्म जानता हूं, ये किसी को मत बताइएगा। इसका मुजरिम इसका शौहर नहीं है, शौहर वाकई उससे प्यार करता है, इसको मालिक के मकान ने मारा है। क्या? मालिक के मकान ने? जी बिल्कुल। आप फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार कीजिए और बाकी कहानी वो आपको बता देंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम मालिक के मकान ने मारा है और किस बेस पे हम उसको गिरफ्तार करेंगे? वो बोले, चलिए मेरे साथ, खुदा खैर करेगा वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और आपकी वो निगाहें जो मुजरिम को पहचान लेती हैं फौरी पहचान लीजिएगी। चलिए मेरे साथ। इब्राहिम, इंस्पेक्टर आरिफ और प्रोफेसर साहब सीधा मालिक मकान के पास पहुंचे। उसने जैसे ही पुलिस को देखा उसका रंग उड़ गया और उसी लम्हे प्रोफेसर साहब बोले, बहुत गलत किया तुमने, एक इंसान को इस दुनिया से भेज के बहुत गलत किया तुमने। अब तुम कानून से नहीं बच सकते, गिरफ्तार कीजिए इसे। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। वो इतना घबरा गया उनको उस लफ्जों से जो प्रोफेसर साहब ने कहे थे कि जैसे मेरा चोरी पकड़ी गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो नहीं मारा। इंस्पेक्टर आरिफ बोला, नहीं मारा, हमने तो कहा ही नहीं है किसी को मारा है, तुमने किसको मारा? ओ मेरे साथ। उसको वो गिरफ्तार करके ले आए और उसको देखते ही इंस्पेक्टर आरिफ को पता लग गया था कि प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं। 2 थप्पड़ों की मार थी। उसने बता दिया कि मैं किराया लेने के लिए जब आया तो उसने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, कमर कहाँ है? तो उसने बताया वो दूसरे शहर गया हुआ है, कल आएगा। तो मैंने उसे कहा, मैं किराए के लिए आया था, ठीक है मुझे पानी पिला दो। वो पानी लेने के लिए जब अंदर गई तो मैं जानता था कि पूरा मोहल्ला इनसे तंग है, इनके घर में किसी का आना जाना भी नहीं है। मैं चुपके से उसके पीछे चला गया। मैं अक्सर उनके घर अंदर चला जाता था किराया लेने के लिए और मैंने गर्मी का बहाना करके कहा, गिलास में बैठ गया कि पानी दे दो। उसने मुझे पानी ला के दिया और मैं जैसे ही उठने लगा, मेरे ऊपर पहले ही शैतान सवार था, उसकी खूबसूरती का मैं दीवाना हो चुका था और बस मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो अपने शौहर से लड़ती ज़रूर थी लेकिन वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, मैं ज़ुबान की बुरी ज़रूर हूँ, किरदार की बुरी नहीं हूँ। मैं अपनी जान ले लूँगी लेकिन अपना वजूद तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। लेकिन मैं डर गया था कि ये दुनिया को बता देगी। मैं उसको खुद मारना चाहता था लेकिन उसने छुरी उठा ली मुझे मारने के लिए और मैंने उसके हाथ से वो छुरी खींच के उसकी गर्दन काट दी।
वो एक कमज़ोर सी लड़की थी, मैं एक ताकतवर मर्द, और वैसे भी मेरे ऊपर शैतान हावी था। मैंने उसके मुंह पे पहले हाथ रखा हुआ था, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं उसको मारने के लिए नहीं गया था, मेरा था कि वो बद किरदार है, मान जाएगी। मैंने उसे पैसों की लालच दी, उसे बहुत कुछ कहा था। वो तो मुझे तब एहसास हुआ जब उसने कहा मैं ज़ुबान की बद किरदार ज़रूर हूँ कि शौहर से लड़ती हूँ, किरदार की बद नहीं हूँ। मैं गलत उसको समझा था। मैं इस नीयत से गया था कि उसको पैसे वगैरह की लालच दे के सब कुछ कर लूँगा, वो मान जाएगी। लेकिन अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि उसको रास्ते से हटा दूँ, वरना वो मुझे पकड़वा देती, और मैंने उसे मार दिया। उसने इकरार जुर्म कर लिया था। उसने कहा अब जब मैं उसको मार बैठा तो मुझे पता था इस घर में सिर्फ एक तय खाना है। मैं चाहता तो नहीं था मारना, लेकिन वो मेरे हाथों से कत्ल हो चुकी थी। तभी मैंने उसे तय खाने में दफना दिया और उस दरवाजे को, उस तय खाने को इस तरह बंद कर दिया जो मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता था। और उसके बाद भी कुछ लोग आए जो इस घर से डरते रहे और घर को छोड़कर जाते रहे। मैंने औने पौने इस घर को इसलिए बेच दिया कि मेरा इस घर से कोई ताल्लुक ही ना रहे। इस घर तक कोई नहीं पहुंच सकता था। मैं नहीं जानता आप उस तय खाने तक कैसे पहुंचे और कैसे आप लोगों ने उस लाश को निकाल दिया। अगर कोई उस तय खाने को ढूंढ भी लेता, उस लाश तक नहीं पहुंच सकता था। मैं आज भी हैरान हूं कि आप लोग उस लाश तक कैसे पहुंचे। मालिक मकान भी नहीं जानता था कि इब्राहिम और उनके उस्ताद प्रोफेसर साहब रूहानियत की वजह से उस रूह से बात करके कैसे मुजरिम तक पहुंचे थे। वहीं पे उसके शौहर को आज़ाद किया गया और उसे वो सारी बात बताई गई कि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, ज़ुबान की बुरी ज़रूर थी, किरदार की बुरी नहीं थी। वो पहले ही बहुत रोया था उसकी मौत पे, और उसी रूह की उस ख्वाहिश पे जो भटक रही थी। उसका नमाज जनाजा, उसको कफन, उसके ढांचे को कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ के कुछ लोगों ने उसको बाकायदा कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। और इंस्पेक्टर आरिफ ने प्रोफेसर साहब के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। जब उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था, उसके पास आज भी इस सवालों का जवाब नहीं था कि ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे। उसके जहन में था कि वहां पे कोई भी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर आरिफ के आखिरी अल्फाज ये थे कि प्रोफेसर साहब और इब्राहिम साहब, यकीन मानिए हम इस सुराग तक बहुत मुश्किल से, बहुत कम चांस थे कि हम इस केस को हल कर पाते। हम किसी सूरत वाले के मकान पे शक ही नहीं कर सकते थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा शहर को ही, और पुराना केस हो चुका था, पुराने केस के सबूत भी मुश्किल हो जाते हैं। कोई ताज़ा केस होता है तो उसको हल कर लिया जाता है, जब बहुत पुराना केस हो जाता है तो उसके सबूत ढूंढना भी मुश्किल होता है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता कि हम इस केस को हल कर सकते। उसकी भटकती हुई माहरूफ की रूह ने इस केस को आप लोगों के जरिए हल करवाया है, क्योंकि वो भी जान गई थी कि इस घर में जो पहले कुछ किराएदार आए थे वो शायद उनसे भी बात करना चाहती थी, लेकिन वो डर कर भाग गए। लेकिन जब ये इब्राहिम और उनकी बीवी आई, ये डरे नहीं, बल्कि क्योंकि उनको सारी बात पता लग चुकी थी, तभी इंस्पेक्टर आरिफ ने कहा कि ये डरे नहीं, बल्कि उन्होंने आपकी बताए हुए इल्म पे अमल किया और आपको बुला के उस रूह ने आपके जरिए हम कलाम होकर असल कातिल को पकड़वा दिया। उससे पहले भी जो किराएदार आए थे, अगर वो भी शायद इल्म की रोशनी रखते तो वो उनसे भी डरते ना। लेकिन बात फिर वही है, वो सिर्फ ना डरते, लेकिन वो रूह से हम कलाम तो नहीं हो सकते थे। मैं इतना कहूंगा, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कई केस हल किए हैं, ये एक बहुत ही अनोखा और निराला केस है। इस तरह जैसे पहले से लिख दिया गया हो कि इस कातिल को, इस मुजरिम को पकड़वाना है उस रूह ने, और उस रूह से बात वही करेगा जो इल्म वाला होगा, जो छुपा हुआ है, पर्दा नशीन है, लेकिन अल्लाह ताला कैसे किसी से काम करवाता है ये आज आंखों से देख लिया। मेरी जिंदगी का ये अनोखा केस है जिसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज भी इंस्पेक्टर इस केस को याद करते हैं तो कहते हैं मेरी जिंदगी का अनोखा तरीन केस जिसको मैं आज तक नहीं भूल सका। आप लोगों को ये केस कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।